ये जिंदा कैसे रहना मालूम है, लेकिन ओवर आ गया तो हमारी बॉडी को पता नहीं इसको कैसे हैंडल करें। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक्चुअल में ओबेसिटी होती क्या है, क्योंकि इंडिया की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा हर 4 में से 3 लोगों का वजन बढ़ा हुआ है, और बड़े ही नहीं, आज की डेट में बच्चों के अंदर भी बहुत ज्यादा ओबेसिटी बढ़ रही है। आपके हिसाब से एक आम इंसान समझ सके व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड इतना बढ़ क्यों रहा है ये? अभी तक लोगों को पता ही नहीं था कि ये एक डिसीज भी है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि जेनेटिकली है, हमारे फैमिली में है तो हमको होगा ही। वी फील वेरी बैड। अब कुछ ऐसे मार्केट में शेक्स आते हैं वेट लॉस करने के, राइट? बहुत ट्रेंडिंग शेक है कि ये पियो, मील रिप्लेस करो और आप वेट लॉस फैट लॉस कर लोगे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम, राइट? क्या ये एक हेल्दी तरीका है और क्या ये इफेक्टिव भी होते हैं? सबको पता है कि सिगरेट इज बैड, तो एटलीस्ट अ मदर डजंट गिव सिगरेट टू द चाइल्ड, बट हियर नोबडी इज अवेयर कि शुगर एंड सॉल्ट इज ऑन अ हायर स्केल इज बैड। मिनिमम 5 to 8 years before your sugars become bad or abnormal, your body is suffering with prediabetes. Sugar is, I think, 8 times more addictive than cocaine and morphine. Right from the birth, parents, children, society is giving sugar freely, right? दोस्तों, आज इंडिया में ओबेसिटी, मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर चौथा व्यक्ति देखें तो मोटापे से पीड़ित है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो हम वर्ल्ड में 2nd और 3rd रेंज पे आ रहे हैं ओबेसिटी के मामले में। और जब आपका वजन बढ़ता है, वेट गेन होता है, तो उसकी वजह से 100 से ज़्यादा तरह की बीमारियां हो जाती, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर। मतलब मैं बोलता हूं कि मोटापा माई बाप है, रूट कॉज है मेजॉरिटी ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीजेस की। तो ओबेसिटी क्यों होती है, जंक फूड क्या होता है, क्रेविंग्स क्यों आती हैं, जो भी फैट डाइट्स हैं, डाइट प्लान क्यों काम नहीं करते हैं, क्या एक सही तरीका, क्या एक सही लाइफस्टाइल होनी चाहिए वेट लॉस फैट लॉस करने के लिए। और अल्टीमेटली अगर आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं तो आज की डेट में बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक बेरिएट्रिक सर्जरी। ऐसे बहुत सारे मेथड एंड मॉडलिटीज़ हैं जिनके माध्यम से आप हेल्दी तरीके से, सेफेस्ट तरीके से अपना वेट लॉस फैट लॉस कर सकते हैं। तो अगर आप वाकई में सीरियस है अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो ये पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में इंडिया के जाने माने लेप्रोस्कोपिक एंड बेरेटिक सर्जन हमारे बीच में है, डॉक्टर जयश्री तोड़कर। सो वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर जयश्री मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। गुड मॉर्निंग। सो जैसे मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था मैम कि आप एक इंडिया की जाने मानी बेरियाट्रिक सर्जन हैं, और सर्जरी के साथ साथ में आपने ओबेसिटी पे देखे आपने। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअल में ओबेसिटी होती क्या है, क्योंकि इंडिया की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा हर 4 में से 3 लोगों का वजन बढ़ा हुआ है, 3rd मोस्ट ओबीस कंट्री इन द वर्ल्ड। और बड़े ही नहीं, आज की डेट में बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ रही है। इट्स लाइक वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, राइट? सो आपके हिसाब से एक आम इंसान समझ सके व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड इतना बढ़ क्यों रहा है ये? So obesity scientifically is known as a disease. Okay. Where basically it is known as a disease. जी। ये अभी तक लोगों को पता ही नहीं था कि ये एक डिसीज भी है, क्योंकि लोग उसको एक लाइफस्टाइल कंडीशन बोलते थे, which is not so. Okay. So like many other diseases, it has got multiple factors which should be taken into account when we are treating it. It is a disease where there is a lot of storage of fat, which is pathological, abnormal, and out of that multiple various diseases, nearly 100 diseases come out. 100 diseases? Fat is a very, very active element of our body. Right. And nearly 100 plus diseases come out of this obesity. This is one part. The other thing is we tend to always visually identify obesity. So you can say traditionally people talk about obesity, हाँ थोड़ा मोटा हो गया है, पेट आ गया है, इस तरीके से लोग बोलते थे। But there is certain definitions of obesity जी, where we calculate as per the body mass index. Even though it is a very what I'll say raw gross, kind of yes. Gross parameter, but it is the simplest one which can give us a lot of understanding, right? So obesity starts after the BMI of 28 in the Indian Asian population, right? तो इसके केसेस बढ़ क्यों रहे हैं इंडिया में? मतलब इतनी तेजी के साथ ओबेसिटी बढ़ने का रीजन क्या है? इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स जंक फूड कल्चर। आपके हिसाब से आप किस तरह से आप देखते हैं इसे? So any disease when we try to understand कि इतनी फास्ट ग्रोथ क्यों हो रही है जी, so there are some genetic factors. As far as India, Asia is concerned, we are called as South Asians. Okay. Yeah. So Indian Asians are called as the obesogenic behavior of the genetics.
राइट, एंड डायबिटोजेनिक. ओके, सो अगर कम अपने पास खाना है तो हमें जिंदा कैसे रहना मालूम है, लेकिन ओवर आ गया तो हमारी बॉडी को पता नहीं इसको कैसे हैंडल करे. ओके, सो ओबेसोजेनिक, डायबिटोजेनिक genetic makeup of our body is one strong reason which we must keep it in mind. तो इसमें बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि जेनेटिकली है, हमारे फैमिली में है तो हमको होगा ही. वी फील वेरी बैड व्हेन पीपल से कि हमारे फैमिली में डायबिटीज है, बच्चों को होने ही वाला है, आज उनको खाने दो. पुअर पीपल दे डोंट नो कि इनके बॉडी में स्ट्रांगली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है. करेक्ट. तो इनको अभी से बचाना चाहिए, ना ही कि उसमें डालना चाहिए. Right. So I think genetics is one reason. Yeah, apart from genetics. One reason. The second reason is environment. Okay. Environment like sedentary lifestyle, sleep patterns going bad, Right. abundance of food around, but very poor knowledge about nutrition. Absolutely. Okay. जैसे समझो एक कुछ खाना पाने के लिए two generations back they had to have lot of hard work physical. Very nice. हमें वो नहीं है, लेकिन हमें खाना उनसे 10 गुना ज्यादा मिल रहा है. Correct. And we are not wanting to know कि nutritional levels क्या होते हैं, कैसे होते हैं. Right. So that is another thing. So lack of having a lot of health literacy is very important in our country. Correct. And the third part is what we call it as their own behavioral patterns. Right. Okay. And our own metabolic system. Our own metabolic system will decide. समझो हम दोनों ने 2 लड्डू खा लिए, Correct. नहीं तो एक बिरयानी खा ली, तो our cholesterol, our BP, our sugar levels will not go high similarly. Perfectly fine. Our body is going to decide. Process in a different way. Yeah. Yeah. So all these things are important. So mota I will say sedentary lifestyle, Correct. very poor health literacy, nutrition literacy about it. Lot of mental stresses. But mental stress, I think it was always there. Correct. जब लोग टाइगर से अपनी जान बचाने के लिए भागते थे तभी भी मेंटल स्ट्रेस था. Yes, yes. वॉइस नहीं है लेकिन अलग तरीके का है. सो आई थिंक दीज आर वेरी हाईली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. इफ वी कैन गो विद द बेटर हेल्थ लिटरेसी वी कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ मेनी थिंग्स. मैं आपकी बात से बहुत एग्री करता हूँ मैम, बिकॉज जो हमें ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है और इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट जिनका यूज़ नहीं है. और आपने जैसा भी बताया कि यू आर द पार्ट ऑफ ICMR पैनल में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में, आप इंडियन गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग में डिसीजन लेते हैं, राइट? तो अगर आपको मौका मिले कोई एक चीज़ बदलनी हो हिंदुस्तान में तो क्या करना चाहेंगे आप? वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली मेरे पास लिस्ट है, उसमें से एक अगर सबसे पहली चीज मैं बताऊंगी, इसको हम करिकुलम में लाएंगे. Yes. लिटरेसी में लाएंगे. क्योंकि आज सबको पता है कि सिगरेट इज बैड. Right. तो एटलीस्ट अ मदर डजंट गिव सिगरेट टू द चाइल्ड, बट हियर नोबडी इज अवेयर कि शुगर एंड सॉल्ट इज ऑन अ हायर स्केल इज बैड. Correct. सो वी आर गिविंग देम वेरी हाईली. आई थिंक लिटरेसी में लाना इसको बहुत जरूरी. मतलब बच्चों के स्कूल के सिलेबस में अगर आ गया तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बहुत सारा गेम चेंजर हो सकता है, राइट? सो ये पॉडकास्ट अगर आप देख रहे हैं और कोई भी अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो हमारी तो गुजारिश यही है कि अगर हमें देश को फिट बनाना है, समृद्ध बनाना है और खुशहाल बनाना है तो सबसे पहली चीज़ है हेल्थ की जो प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए, वो बचपन से ही दी जानी चाहिए. क्योंकि जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, तब आप सही डिसीजन ले पाएंगे. तो अब बात करते हैं मैम, ओबेसिटी है, ओबेसिटी के इतने सारे फैक्टर्स हैं. ओबेसिटी की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या बीमारियां जो आप देखते हैं मोस्ट कॉमनली होती हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं अगर, और ओबेसिटी को कैसे क्लासीफाई करें? जैसे कोई पर्सन है तो एक दिन में तो ओबेसिटी होती नहीं है कि मैंने रात को बर्गर पिज्जा खाया और एक दिन में हो गया, टेक्स टाइम, राइट? तो किस तरह से आप एज ए स्पेशलिस्ट असेस करते हैं एंड उस असेसमेंट का प्रोसेस और उसकी बेसिस पे क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो मैं जानना चाहूँगा आपसे. सो वन थिंग इज
whenever any patient walks in, Right. जैसे आपने बोला ओवरनाइट ओबेसिटी होती नहीं है. बिल्कुल नहीं. So we have to be actually in the education, as you said it very rightly. Right. When we want to talk about it, we have to now give the what is the norms of health. Right. बीमारी से मुक्त, प्री डिस्पोजिशन टू बीमारी से मुक्त. तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मैडम आई एम 120 kgs बट मुझे कुछ नहीं है. या हंसी मेरी आती है वाइफ, उसको देख के. हाँ मेरी वाइफ मेरे पीछे पड़ी है. हाँ. और दूसरा एक है क्लास ऑफ पेशेंट्स जो 16, 17, 18 बरस की लड़कियां हैं जो बोलेगी आई एम नाउ 50 kgs बट आई वांट टू बी 40 kgs. सो एक्सट्रीम्स ऑफ पीपल कम टू अस, जी. जहाँ पे एक अलग ही नरेशन उनके दिमाग में है और यहाँ पे बहुत इग्नोरेंस निग्लिजेंस है इधर. ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ कि जब ऐसा बताया ना 120 किलो के पर्सन आते हैं, ये लोग पता क्या बोलते हैं, मतलब ये जब पैदल चलेंगे मैम तो इनको हाफ आएगी, सीढ़ी चढ़ने पर घुटने दर्द करने लगते हैं, रात को खर्राटे आ रहे होते हैं, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन रहता है, घबराहट बेचैनी बनी हुई है. मतलब इस तरह के लोग ही बोलते हैं कि सर मुझे अभी हार्ट अटैक नहीं आया, मेरी किडनी फेल हुई, बाकी सब चीज चल रहा है. एग्जैक्टली. मतलब बॉडी सिग्नल दे रही है, उसके बाद भी क्या ही बोले. तो एक्चुअली व्हेन एनी पेशेंट वॉक्स इन, जी. वी हैव टू आस्क देम क्वेश्चंस, राइट. लीडिंग क्वेश्चंस, राइट. कि आपकी भूख कैसी है, ओके. आपकी नींद कैसी है, जैसे आप बोला स्लीप एपनिया है क्या, खराटे लेते हो क्या, जी. ओके, आपका पेट कितना बड़ा है, वो तो हमको दिखता है, लेकिन फिर भी वी हैव टू आस्क एंड अंडरस्टैंड हिज ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम. आप कितना चल सकते हो बिना हाफे, आपको कितना एनर्जी बचता है एट द एंड ऑफ द डे, कि हम काम कर सकते हैं. अच्छा, लीडिंग क्वेश्चंस पेशेंट को पूछना चाहिए जी. कि जिसमें देखो ओबेसिटी इन्फ्लुएंसेस ऑल हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गन्स फ्रॉम हेड टू टो. पेशेंट्स आएंगे मुझे माइग्रेन होता है बता के, सिम्टम्स अलग अलग बता रहे होंगे. सिम्टम्स अलग बताएंगे, तो वी नीड टू टेल देम माइग्रेन मीन्स हाइपरटेंशन. Most of them are having hypertension. This belongs to your central obesity. Right. So this is how we have to make them understand कि उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है. One part. रूट कॉज पे लेके जाना, मतलब लोग सरफेस लेवल पे बात कर रहे होते हैं. Yes. ओके. So all systems like you said, हार्ट में हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, हार्ट फैलता जाता है और जितना फैलेगा, जिसको कार्डियोमायोपैथी हम बोलते हैं, उतना वो वीक होता जाता है, पंपिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी. सेम थिंग फॉर किडनी, सेम थिंग फॉर लंग, लिवर, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, दे गेट शट डाउन विथ ओबेसिटी. थायराइड्स, अभी बहुत सारे लोगों को लगता है मेरा ओबेसिटी थायराइड की वजह से है. एक्चुअली द थिंग इज नाउ व्हेन वी आर डूइंग लॉट ऑफ longitudinal follow-up of the patients, we are taking the masses for the clinical studies, going into their all follow-ups and trying to understand जिसका वजन हम कम कर सकते हैं अच्छी तरह से, उसका थायराइड का लेवल भी अच्छी तरह से काम करने लगता है और उसका मेडिसिनल डिपेंडेंस कम हो जाता है. राइट. इसका मतलब अभी ये है कि थायराइड की वजह से वजन नहीं है, वजन की वजह से थायराइड थक गई है और हमें उसको सपोर्ट करना पड़ता है. सो दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेम थिंग फॉर पीसीओडी. लड़कियां आज बहुत आती, वन ऑफ द बिगेस्ट फीमेल इनफर्टिलिटी इशू. एब्सोल्युटली. सो मे बी 30 years बैक देयर विल बी 2 to 3% per occurrence of PCOD, right, polycystic ovarian disease. Today it is more than 60 to 70%. Very true. All socioeconomic strata, because everybody is becoming obese. Sometimes people are visibly obese, sometimes people are viscerally obese. Yes. So both the things are there. So typically we have to tell them we can't treat your ovary unless we treat the background music, which is the fat percentage, which is leading to bad hormonal imbalances, and we treat this, things get better. Right. This kind of treatment doesn't work for them. Okay. Correct. So all the diseases like fatty liver, which has become tremendously common. बहुत ज़्यादा मैम. अभी just I was watching one of the report of Times of India where it says in India more than 40% young adults are non-alcoholic fatty liver and it's a silent killer. And यही से फिर सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शुरू होने वाले हैं और शुरुआत में सिम्टम आते नहीं हैं आपके पास. और मैं तो बोलूँगी उसको साइलेंट किलर ठीक है क्योंकि वो सिम्टम्स नहीं देता, लेकिन
it is one of the precursors of multiple diseases. Exactly. Like your diabetes, blood pressure, cardiomyopathy, your sleep apnea, हाई कोलेस्टेरॉल्स, और इन पांचों की वजह से जो जो आने वाला है वो सब, Right. all these things are the product of the high fat percentage. Correct. So ओबेसिटी की वजह से इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, और मेरे ख्याल से आज हर किसी को मालूम है, पता है कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. एंड तो जो आपने एक टर्म यूज़ किया विसरल फैट, तो जब मैं हमारे लोगों को, जो हमारे डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में, वेट लॉस प्रोग्राम में आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि हमारा एक ऐसा पैरामीटर है जो आपके ब्लड रिपोर्ट में नहीं आता है, दैट इज़ अ विसरल फैट. सो थोड़ा सा विसरल फैट के बारे में हम एक्सप्लेन करें, जिससे ऑडियंस समझ पाए ये क्या होता है, कैसे बनता है हमारे बॉडी में, और ये किस तरह से तमाम सारे कैस्केड प्रोड्यूस कर रहा होता है. Very good question actually. Yes. We have got two kinds of compartments of the fat collection, fat storage. जी. One is subcutaneous, जो skin के नीचे Under है. the skin. Yeah. One is inside the cavity. Correct. So cavities are multiple in the body, जी. and everything can attract fat. हम्म. So typically abdominal cavity becomes the biggest cavity, and that is where all the fat can start accumulating. Visceral fat has got a very strong chemical action. Visceral fat is the precursor of multiple diseases, and that has got, so I give the example of a ball and a bomb to the patient. Okay. Ball is what you can play around with it. Bomb is what you cannot. So visceral fat comes in this category. Okay, and this induces n number of chemical locha, you can say, Right. which leads to all these multiple severe diseases. They are not simple, they are severe diseases. All the metabolic disorders, पूरी inflammatory cascade शुरू हो जाती है, एक के बाद एक. And I think it is one of the reason for insulin resistance also. It blocks the receptor, and as a result of it causes insulin resistance, और वो फिर पूरा. Yes, insulin resistance and visceral fat go hand in hand. Exactly. They are twin things. Yes. Fat starts coming in, the insulin resistance goes high. Insulin resistance goes high, fat will start accumulating in the body. Fat comes as the fuel to the body, actually. Right. And fuel will be used by the engine if the systems are working okay, where we call it as metabolic systems. Right. If the systems are not okay, fuel is there, but it is underutilized, it stays in the store, it gives you diseases, and here the engine is just starving, waiting for this fuel to come in. Correct. And this is called as the conspiracy of obesity, where the tissue is not having the, so we tell patients always why it is called as a disease. It is not strength. People say, हाँ वो तो बहुत तगड़ा है. तो हमको बोलना पड़ता है तगड़ा और मोटा इसमें फर्क है. Yes. मोटे लोग तगड़े होने से बहुत दूर जाते हैं. We want to get them back, then we need to strengthen the tissue. मतलब इसको अगर मैं लेमन भाषा में बोलूं तो तगड़ा होता है हॉर्स. हाँ. तगड़ा मस्कुलर पावर होती है, मसल मास होती है. मोटी होती है भैंस. करेक्ट. बहुत ज्यादा फैट होता है. करेक्ट. नाउ अब एक मेरा सवाल है कि लोग बोलते हैं मुझे वेट लॉस करना है, बट देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स. एक होता है वेट लॉस, दूसरा होता है फैट लॉस. तो आपके हिसाब से क्या सही अप्रोच होनी चाहिए वेट लॉस की, वेट मैनेजमेंट की? So first of all, when anybody we understand is obese, or he himself understands he is obese. Right. Okay. Anybody categorized as the obese after the BMI of 28, we can say. जी. First, we have to evaluate the patient for the comorbidities. Like अभी जो हमने बोला कि metabolic parameters कैसे हैं, Right. और skeletal parameters कैसे हैं. Right. जैसे कि knees अगर totally bend हो चुके हैं, तो that is something which belongs to the obesity. Okay. In the obese patients, the skeletal system literally is struggling Correct. to take care of their Overload इतना हो रहा है. Yeah, so locomotor system is at trouble. So we have to first evaluate their metabolic parameters and the locomotor parameters. Okay. We also have to evaluate their habits. Some habits which are voluntarily controllable, and some habits which are involuntary.
So we cannot blame them for that habit. Right. Because if I cannot walk and you tell me to walk 1,000 steps a day, maybe 8,000 steps a day, my knee is bad. And that becomes my challenge or Correct. maybe prisoning. Right. So we have to evaluate those factors, which are favorable factors, which are non-favorable factors, impact on the various tissues and various organs. Right. Once we understand that, then we make the classification as class 1 obesity, class 2 obesity, class 3, class 4, class 5 and above. Right. Okay. So when we talk about class, we check the BMI, we check the visceral fat percentage. That is body composition analysis, BCA. Exactly, BCA. Right. Because sometimes patients feel I'm strong, Yes. but the fat percentage is 55%. So we tell them you are not strong. If the patient is same kilograms of weight, but fat percentage is just 20%, then we tell them you are strong really because your bones and muscles carry that weight. Correct. Okay. So we check the body composition analysis. First is the BMI, then the body composition analysis. Third one is going to be the metabolic and the chemical parameters workout. associated with it. Fourth one is going to be the patient's physical activity possibility. So Okay. we do something which is called as a 6-minute walk test. Okay. We make the patients walk. Meanwhile, check their ECG. Okay. Meanwhile, check their BP. Meanwhile, try to understand what is possible for them to do easily first and then incrementally how we can improve it. Right. Because as we all know, muscle is a very strong part of our metabolic system, Yes. strength. Yes. We want to get better muscle for us. Right. But for that, we need good physical activity. Right. For that, we must check the heart and the bones and the joints Right. before we subject them to the program. Correct. Because otherwise, we are hearing so many young people dying. हाँ, बहुत सारे लोगों को जिम वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक आता है, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब यस यस. Typically, post-COVID, we are seeing it very high. Very incidence is going high. There are 2-3 elements. One is the internal physical fitness examination is not done and people are subjected to the program. Extreme situation, extreme workout. Extreme situations. Number 2, there are some things which have come out of COVID and the COVID related vaccine. We don't have those strong evidences, but that is something which There is a correlation. correlation for Correct. sure, where people are going into the hypercoagulable stage. Right. So high clotting mechanisms. So I think given the situations, we may not be able to change the COVID impact totally, but we can make other parameters better Right. so that we don't fall prey to this. सो मैम, अभी तक हम ओबेसिटी और इसके कॉम्प्लिकेशंस को समझ गए. अब मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जब लोगों को क्रेविंग्स आती है, राइट, तो भूख जो है ये बड़ा कई बार कंफ्यूजिंग भी लगता है. कई बार भूख और प्यास में कंफ्यूजन हो जाता है. तो एक्चुअल में हंगर होती क्या है, राइट, और हंगर के कुछ टाइप्स होते हैं सो दैट हम आइडेंटिफाई कर सकें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसके हिसाब से फिर हम अपने आप को चेंज करें या किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस ले सकें. This is very interesting actually, and I think from centuries people are working on this. But today what science knows is one thing. One is a hunger which is true hunger. That is demand of energy by the body. Right. We supply it and the demand is over. We are able to perform the body functions again. Right. The second one is false hunger, which is known as the hunger which comes out of the tongue related. Taste Tongue bud. manipulates our brain, Right. the taste buds. Okay. So typically we tell patients how to identify between the two. You eat certain amount of food and you feel satisfied is the true hunger taken care of. Okay. And the food was body wise a nutritionally healthy food. If you eat something and then it invites more hunger, Yes. कि मुझे और चाहिए, पाव भाजी है ना,
मुझे और दो चाहिए, साबूदाना खिचड़ी है ना, मुझे और एक डिश चाहिए. नमकीन, बिस्किट, पेस्ट्री, those things. So the foods which will invite more hunger and more, you can say, Desire to eat. हाँ, more थोड़ा सा desire. दिल मांगे more. Yes. ये जब होता है ना, that means you are not doing right to the body. मतलब ये एक्चुअल हंगर नहीं है, इट्स साइकोलॉजिकल, मेंटल. So it is something which body is now demanding the rewards, pleasure, and you are going into that trap. Correct. So that is something which is not good. So the food which will give you satiety is called as, in the normal quantity, is called as the healthy food or the good food. Something which invites more hunger is actually not the right food. How to identify the good foods? Right. Mota you can say. बिल्कुल. The second part is, there is hunger which is hedonic hunger. Okay. So we are in stress. In stress, some people will not like to eat anything. And in stress, some people would like to go and find out the food. Exactly. And eat it. बिल्कुल. This is again something which is called as the hedonic hunger. Okay. Okay. This hunger is totally governed by the brain. Okay. Because you've eaten your food, but still you want to eat more. Or maybe you want to munch when you are under pressure. Right. The other part is the gut health, which is going to give you the hunger related clues. Okay. Or maybe stimulus. So gut related hunger is something which is the one which is very important. Hedonic hunger you should be able to tackle in a different way. Gut related hunger has got multiple things again. If your metabolic system is working well, body is not having starvation feeling, you will eat normal and you are feeling good with the energy. Done. But if this metabolic system is not well and this is starving, there is collection and storage of fat. Abundance is there. But here you are in the negative deficiency mode. So this is something where the metabolic diseases come in. And one of the important things, as you mentioned in the beginning, is insulin resistance. Right. Which leads to this kind of situation where body is starving, but there is abundance of food inside the body itself. Right. So utility wise, there is a confusion in the body. And this is somewhere. So when we talk to patients, try to understand how they correlate their hunger and eating pattern to their energy levels. We tend to understand many things about it. Okay. One of the interesting things which patients tell us many times is, Madam, after food, I am searching for something sweet. Yes. मुझे कुछ चाहिए. मुझे कुछ चाहिए. मुझे कुछ चाहिए. अच्छा, एड भी कितने अच्छे दिखाते हैं, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए. Exactly. Actually, we should have regulations on these ads, I must say. 100%. Because if we want our next generation not to die before us. Yes. Not to die in front of our eyes. So this is a very serious statement I'm making. We have to have regulations on these things, because otherwise it is going, massively difficult. It's creating havoc, right? मतलब बचपन से ही जब बच्चों को नहीं मिलता है, मतलब sugar is, I think, eight times more addictive than cocaine and morphine. And right from the birth, parents, children, society is giving sugar freely, right? I think there has to be some level on the sugar itself, like just like हम alcohol पे लगा देते हैं, ऐसी लेवलिंग होनी चाहिए. कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए. मतलब बच्चों के स्कूल में जंक फूड फ्री पर परोसा जा रहा है. एंड इनफैक्ट मतलब यू बीइंग अ सीनियर डॉक्टर, मैं बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, फार्मा इंडस्ट्री में रहा हूँ. मैंने कभी भी वहां पर ग्रीन सलाद और फ्रूट्स नहीं देखे. बर्गर, पिज्जा, जंक फूड, कोक एंड ड्रिंक, एंड ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर कंज्यूमिंग लाइक दिस. Actually, that is really a tragedy of our situation, that in the schools, in the hospitals, in the organization, in the organized sector at least, correct, we should start this healthy eating movement. Right. Okay, so there should be one which is like the red label. Correct. Which talks about something which is high calorie and should be food. consumed only once, not often. And this is something which can be consumed on the regular basis. Right. At least those type of literacy methods we should start using. The other thing which we have suggested to government is the sugar tax. Correct. We told them, you put the taxes,
ओके, make it more costly. एग्जैक्टली, Okay. तभी कुछ पॉसिबल होगा. And at the same time, make the healthier food less costly, better available. एग्जैक्टली, Today it is the other way around. जस्ट अपोजिट. हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं मिलते ही नहीं है, मतलब मजबूरी में आपको लेना पड़ रहा है. सो हम जो बात कर रहे थे मैम हंगर की, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि किस डिफरेंट लेवल पर हंगर होती है. सो फूड एडिक्शन एक बहुत कॉमन टर्म है. व्हाट एग्जैक्टली इज फूड एडिक्शन? एंड कई बार ऐसा सुनने में आता है कि कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से क्रेविंग्स होती हैं. तो ये क्रेविंग का मतलब क्या होता है, फूड एडिक्शन क्या होता है, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन? So there are two labeled hunger hormones in our body. राइट. One is a ghrelin जी. and the other one is insulin ओके. or the incretin. इंक्रेडिएंट. ओके. When the incretin level is high, particularly the insulin level is high, body will start searching for food. That too high calorie food. राइट. So when patients tell us, madam, patients actually open their minds to us. Being a doctor, I've got that privilege राइट. that we are not judgmental. करेक्ट. We don't want to say, नालायक तुमने ये क्या किया खुद का, right? So सही. that is where patients, Empathetic. हाँ, Yeah. patients open to us and they literally tell their challenges and whatever is the prohibitions maybe in their mind or fears, whatever. So most of the patients will tell, भूख का क्या करे ये बताइए, भूख लगती है क्या करे. करें. So whenever patients tell us uncontrolled hunger, volume eaters, sweet eaters, okay, जी. food addictions, यस. I am fond of food. मुझे ये चाहिए ही आई एम चाहिए. फूडी. आई हाँ, लव I am foodie. यस. Then we typically do their test, which is called as the insulin levels at the fasting stage and after the food. ओके. So if your insulin levels are above the normals, then typically it means that your starvation signal is high. मींस इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है. Yes. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी इज प्रोड्यूसिंग हायर लेवल ऑफ इंसुलिन. Yes. सो लगभग 5 या 6 से नीचे रहना चाहिए आइडियली फास्टिंग इंसुलिन लेवल. फास्टिंग इंसुलिन लेवल 10 से नीचे ही रहना अच्छा है. 10 तक आप मानते हैं? हाँ, ओके. 10 तक रहना अच्छा है, ओके. not beyond that. ओके. Even though in the biochemistry we are taught from 2 to 20 is okay. वो तो बहुत बड़ा पैरामीटर है. हाँ. इट्स अ वेरी बिग पैरामीटर. But we should try to find कि बाबा अगर 10 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये खुद जागता है ना, तब उसको लगता है मुझे अभी कुछ खाना है, मुझे एक शुगर वाली कड़क चाय पीनी है. राइट. ये जो चीज आती है ना, that comes when the body has got higher insulin levels, राइट. which indicates the insulin resistance in Correct. turn. Similarly, postprandial, ओके. many people after food, when we check the sugars, many people will show normal sugars. यस. बहुत सारे हाइपर इंसुलिनिमिक पेशेंट्स में फास्टिंग विल बी हायर एंड postprandial will be low. यस. Okay. When we check their parameters in terms of the insulin levels, we find very high insulin levels. Ideally, body should try not to consume more than 40 to 60 units of insulin after the full meal. ओके. Okay. But we find, I'm surprised at times, the levels are 120, 300 postprandial. postprandial. My God. That means their sugar is normal, but body is consuming that much insulin. This is called as a prediabetes. ओके. Prediabetes is there when we see the normal sugar levels. HbA1c is also normal, राइट. but the insulin is showing the background music is already in a imbalance mode. तो होमो आईआर काइंड ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस वेयर आई थिंक 1.9 से ज्यादा जाने लगता है आईआर स्कोर, तो प्री डायबिटिक और उसके बियॉन्ड की चांसेस बढ़ और जाते हैं. प्री डायबिटिक की एक चीज क्या है ना, लोग देखते हैं मैं स्वीट खाता हूँ मैडम लेकिन मुझे डायबिटीज नहीं हुआ. हाँ. दैट इज वेरी डिल्यूजनल सिस्टम. करेक्ट. करेक्ट. Minimum 5 to 8 years before your sugars become bad or abnormal, your body is suffering with prediabetes. करेक्ट. Because body doesn't convert itself from here to here in a day. राइट. It takes its time. own time. Right. And this time is 5 to 8 years. So that is where type 2 diabetes, we find it in the adults or maybe at a higher age. But
it starts very much before. Correct. Number one. Number two is in that phase, the hunger is high. So insulin will demand food. Right. So body will demand food. They will call themselves foodie. They will do everything what you described. Correct. Okay. The third part is, this is the worst phase in diabetes. Because that time your body, the pancreas beta cells, वो सिक्रेट कर रहे हैं इंसुलिन, एक्सेसिव इंसुलिन बना रहे हैं, एक्सेसिव इंसुलिन बना रहे हैं. सो मैम हमने ओबेसिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया. अब मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस, तो लोग तमाम तरह की डाइट करते हैं. कीटोजेनिक डाइट है, मेडिटेरियन डाइट है और इंटरमिटेंट फास्टिंग है. सबसे पहले मुझे बताएं कि ये डाइटिंग करना से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेट लॉस हो सकता है या सिर्फ एक जस्ट एक फैड है ये, और फेल क्यों हो जाते हैं? बहुत सारे लोग कुछ दिन करेंगे, रिजल्ट मिल जाएंगे, फिर दोबारा से जैसे शादी आई 2-3 महीने किया, भूखे रहना भी शुरू कर देते हैं. यो डाइटिंग कुछ भी करके आजू बाजू के नुस्खे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कर लिया और फिर वापस से वो पुरानी कंडीशन में जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई मोस्ट ऑफ द डाइट प्लान्स फेल्स? Again is the biggest reason. Illiteracy about the nutrition is the biggest reason. अज्ञान और अधूरा ज्ञान उससे भी खतरनाक. हाँ, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है. राइट. हाफ नॉलेज इज मोर वर्स देन नो नॉलेज. राइट. तो इसमें प्रॉब्लम ऐसी है कि सिंस सेंचुरीज मेनी डाइट्स हैव कम एंड गॉन. फैट डाइट्स हम बोलते हैं इनको जी. हम पेशेंट को ऑलवेज वी टेल देम कि यू शुड लुक एट समथिंग विच यू कैन फॉलो लाइफ टाइम. वेरी ट्रू. 100% एग्री. जो आप लाइफ टाइम कर सकते हो वो चीज करो. जो आप कुछ दिन के लिए करना है और फिर बाद में छोड़ देना है, ये आपका डे वन का माइंडसेट है, वो करो ही मत. क्योंकि उससे नुकसान ज्यादा है आपका. जैसे हमने बोला कि एक स्टार्वेशन सिग्नल बॉडी में है और आप ये फैट डाइट्स करके उसको इतना तेज बना रहे हो कि आपको लगता है कि 3 महीने मैंने बहुत कुछ किया, चौथे महीने अभी आई एम हैविंग द लाइसेंस टू डू एवरीथिंग. और हम बोलते हैं कि नहीं, हमको अभी कंट्रोल नहीं होने वाला, हम लोग जो चाहिए वो करेंगे. सो दिस इज समथिंग विच इज अ प्रॉब्लम. सो डाइट शुड बी फॉर एवर. करेक्ट. नंबर 1 वो ही फॉलो करो जो आपको कायम करने का चांस है. राइट. सेकेंड थिंग इज, डाइट में आप ह्यूज चेंजेस इमीडिएटली मत करो. ट्रू. नंबर 3, आपके लिए एक डाइट सूट हो गया तो मैंने वो करना है, ऐसे मत करो. राइट. जेनरिक डाइट नहीं होनी चाहिए. हाँ, जेनरिक नहीं होनी चाहिए. इट हैज टू बी लाइक वी हैव टू स्टडी द बॉडी. डायबिटिक का डाइट अलग है. राइट. यूरिक एसिड वाले का अलग है, कोलेस्टेरॉल वाले का अलग है, लिवर फंक्शन खराब है वो अलग है, किडनी फंक्शन खराब है अलग है. डेफिशिएंसी जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था, डेफिशिएंसीज अगर अपने बॉडी में है तो वो डाइट अलग है. तो आप पहले बॉडी समझा लो खुद की. टेक द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट एंड देन ओनली यू कैन आइडेंटिफाई कि तुम्हारे लिए कौन सा डाइट यूजफुल रहेगा. द थर्ड पार्ट इन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो हम बोलते हैं ना कि बहुत फास्टिंग आवर्स रहेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग इंटरमिटेंटली इज ओके. जैसे हमारे पुरखों ने बताया है कि हफ्ते में एक उपवास करो. हाँ, एकादशी, अमावस्या, कोई भी त्योहार के नाम whatever, तुम कुछ भी नाम दे दो उसको. करेक्ट करेक्ट. वो अलग बात है. उन्होंने ऐसा नहीं बोला रोज ये फॉलो करो. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इंटरमिटेंटली with a certain interval is okay. Okay. Not always. Okay. Number 2, आपका ये भी मालूम होना चाहिए कि आपका फिजिकल एक्टिविटी कितना है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल कितना है, आपका बेसिक बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है. जी. ये सब स्टडी होने के बाद आपके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स क्या है. बिकॉज डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी शुड गो हैंड इन हैंड. राइट. हम कितने सालों से देखते हैं कि बड़ी पेट वाले लोग समुद्र के किनारे चलते हैं. कई सालों से चलते हैं, कुछ कम नहीं हो रहा है. ओके. दिस इज व्हाई, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू चेंज समथिंग इन द किचन इट कैन नॉट हैपन. तो डाइट एक ऐसी चीज है कि जो बहुत ही घटिया लेवल पे मैं बोलूंगी लोग उसको सोच के काम करते हैं. इट इज अ साइंस एंड वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज सुटेबल टू अस, व्हाट इज बेटर विथ अस. राइट. In terms of good health, very true. Follow that.
बहुत अच्छी बात कही। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स, ओबीस पेशेंट, तो सर वो डाइट प्लान क्या होगा? सो बीइंग अ डॉक्टर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ डाइट अकेले डिसाइड करेगी आपकी हेल्थ, कि डाइट के अलावा आपकी स्लीप क्वालिटी, आपके स्ट्रेस लेवल, आपकी गट हेल्थ, ओवरऑल आपके ये सारे पैरामीटर भी कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी ओवरऑल वेलबींग में? 100% ऑल दिस फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जी। नो डाउट अबाउट इट। अभी कितने पेशेंट्स आते हैं जो नाइट शिफ्ट है, यस, पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्बन की, तो तुम्हारा सर्कैडियन रिदम ही अलग हो चुका है। जी, यू कैनॉट फॉलो द नेचुरल सर्कैडियन रिदम विच इज हेल्पिंग यू। यस, तो उनके लिए अलग लेवल पे करना पड़ेगा ये काम। राइट, उनके लिए जो बाकी लोगों का है वो नहीं करना पड़ेगा। एज अ डॉक्टर हमारी लाइफस्टाइल जो है इरेग्युलर होती है, तो उसमें हमने कैसे करना है। समटाइम्स वी एंटर द ऑपरेशन थिएटर, समझो एक आधा ऑपरेशन है, मेजर कैंसर ऑपरेशन इज देयर, वी टेक 6-7 hours एट अ स्ट्रेच, at a stretch. Sometimes you get time to eat, sometimes you don't get. राइट, So we have to actually identify the need of our calorie requirement and accordingly place it. और दूसरा, एक कोई आदमी है जो बैंक में जाता है, सुबह जाता है, दोपहर में लंच है, इवनिंग में आता है घर, एक शेड्यूल्ड लाइफस्टाइल है। राइट, और तीसरी एक लेवल ऐसी है कि समझो लीडर्स, पॉलिटिशियंस जैसी, कि उनको ट्रैवलिंग है, हाँ ट्रैवलिंग एक्सटेंसिव है, सामने बहुत सारी चीजें लोग रखते हैं और उसमें किसी को हाँ बोलना ना बोलना वो उनके लिए एक प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू स्टडी एवरीबॉडी, उनके फ्लॉज लाइफस्टाइल में क्या है, रिक्वायरमेंट कैसी है, उस तरीके से ट्विक करना चाहिए। सो मतलब पर्सन की लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड करना, उसके हिसाब से सारे पैरामीटर्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगी 5 घंटे की नींद लेके डाइटिंग अच्छी कर ली और आप ठीक हो जाएंगे, या सिर्फ डाइट फॉलो कर रहे हैं और ये सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ और घर का बना खाना खा रहा हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा, राइट। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, और सबसे बड़ा जो बिगेस्ट मिथ है हिंदुस्तान का, सर हम तो घर का बना खाना खाते हैं। 90% से ज्यादा लोग घर का बना खा के बीमार हैं। तो जिस चीज को खाना समझ रहे हैं लोग, एक्चुअल में खाना है ही नहीं है, रियल फूड नहीं है। ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्या हुआ है, लोग घर में खाना खाते हैं, यस, लेकिन उसी में फ्लॉज बहुत है। एग्जैक्टली, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये जो एक थोड़ा सा जोमेटो स्विगी कल्चर आया है जी, घर में खाने के बाद भी ये खाते हैं। यस यस, दैट इज अनदर पॉइंट, ओके। एंड थर्ड पॉइंट इज कि बेसिक जो रूल है कि खाने में हमारे इतना फाइबर होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतना फैट होना चाहिए और इतना ही कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ये अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ जो फर्स्ट क्विक रिवॉर्ड है कार्बोहाइड्रेट, वो सबसे ज्यादा आता है, ओके। देन कम्स द फैट, देन कम्स वेरी थिन प्रोटीन, देन कम्स वेरी थिन फाइबर। तो मैम मुझे एक चीज यहाँ से याद आ रही है, जो हमें बचपन में फूड पिरामिड पढ़ाया गया था, क्या वो कुछ गलत था पिरामिड? वो हमारी टेक्स्ट बुक्स में दिखाया गया है, नीचे तो कार्ब्स लिखे हुए हैं, फिर इससे थोड़ा सा कम प्रोटीन और ऊपर से फैट कम कम करता जा रहा है। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि वी शुड हैव सॉलिड प्रोटीन इनटेक। तो वो फूड पिरामिड में तो पहले उल्टा ही ऐसा लिखा हुआ है, अगर देखें, याद करें, हम फ्लैशबैक में जाएं, ये फूड पिरामिड हमारा पुराना बताया गया है, न्यूट्रिशन में पता नहीं। वी हैव टू, इफ इट वाज रॉन्ग वी शुड करेक्ट इट, वी मस्ट करेक्ट इट, राइट। आवर प्रोटीन इनटेक हैज टू बी गुड, right, then comes our fat intake, which is equally good to the body, exactly, okay, then comes the fiber intake, and very thin comes the carb intake, जो कि आज अपने लिए पूरा उल्टा ही काम करते हैं हम लोग, या। तो we have to teach people also about it, and people have to understand and accept. See, teaching एक चीज हो गई, लेकिन अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ये भी होना बहुत जरूरी है, right, वो तभी होगा जब आपको मालूम है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, right, great. So one part, as we said, 1 hour in the morning workout, or throughout the day we are sitting, that resting energy expenditure needs to be also elevated. So हम पेशेंट्स को बोलते हैं, हम खुद करते हैं कि हम 1 घंटे के बाद चलेंगे, हम कुछ करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, स्ट्रेचेस करेंगे, समथिंग नीड्स टू बी डन, सम एक्टिविटी, बिकॉज अदरवाइज यू कैनॉट रिलाई ऑन दैट 1 hour इन द मॉर्निंग। राइट। यहाँ पर एक और कॉमन मिथ है हमारे देश में कि भाई अगर आप वजन बढ़ गया है तो मॉर्निंग वॉक करो,
मैम जिनका वजन 20-30 किलो बढ़ा हुआ है, राइट, 2-5 किलो तो ठीक है, लेकिन जो एक्सेसिव ओवरवेट है, क्या उनको बहुत ज्यादा वॉकिंग, ट्रेडमिल पर रनिंग करनी चाहिए? Typically, after the BMI of 33, we are able to see that people start getting the knee pains. Or people talk about knee pains, but they don't talk about the ankle. यस, They don't talk about the foot. राइट, जब भी कि फुट का आज पूरा अभी सपाट होते जा रहा है, यस यस, फ्लैट होते जा रहा है. यस यस, Okay, so typically when the weight comes up, we have to understand one thing: the waist circumference goes high, the spine health goes, alignment उसका खराब हो जाता है. ग्रेविटी Yes. गड़बड़ है. तो वो स्पाइन का अगर कर्वेचर हमारा बदल रहा है तो पीपल विल गेट कि मुझे डिस्क है, मुझे स्पॉन्डिलोसिस Yes, है, yes. स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है, ये सब चीजें होती है. और वहां से नीचे जो जाती है पैर की तरफ नर्व्स, जी. उसको रेडिकुलोपैथी मीन्स उसको दबाव आ जाता है. दैट इज वेयर दे विल गेट पेन्स. सो यू विल सी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विथ सेंट्रल ओबेसिटी, दे मे वांट टू वॉक बट दे से वी आर हैविंग पेन्स. ये उनका झूठा बहाना नहीं है. राइट, उनको रेडिकुलोपैथी है, उनके थाइज आर पेनफुल, ओके, देयर प्लांटर्स आर पेनफुल, देयर एंकल्स आर पेनफुल एंड नीज आर आल्सो पेनफुल. तो इस केसेस में उनको पहले डाइटरी चेंज करके मॉडरेट एक्सरसाइज पर रख के पहले वेट लॉस फैट लॉस करें, फिर थोड़ा सा मसल बिल्डिंग और ट्रेनिंग पे जाएं जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर सकें. Yes, so we have to know the locomotor system and skeletal system problems, जी, their heart wise what is the stamina, करेक्ट करेक्ट and then only particularly things will come in combination only. करेक्ट. It cannot be कि आज मैं रनिंग करना शुरू करूंगा, वो तो नीज बहुत पहले ही गायब हो जाए और ज्यादा डैमेज हो जाएगी. तो Exactly. कई बार लोग ना जनरल इन्फॉर्मेशन पे जाके एक्सेसिव बैडमिंटन खेलना, हैवी वेट है बैडमिंटन, पूरा डैमेज हो जाएगा, परमानेंट बर्बाद हो जाएंगे, एक्चुअली. है ना, नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी. सो मेरी सजेशन यही है कि रैंडम सलाह पे ना जाएं, राइट, किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, गाइडेंस में आएं, फिर करें, क्योंकि यूट्यूब, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी पे जो इन्फॉर्मेशन है ना वो जेनरिक है, स्पेसिफिक नहीं है. अब कुछ ऐसे मार्केट में शेक्स आते हैं मैम वेट लॉस करने के, राइट, बहुत ट्रेंडिंग शेक है कि ये पियो और मील रिप्लेस करो और आप वेट लॉस फैट लॉस कर लोगे. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम, राइट? क्या ये एक हेल्दी तरीका है और क्या ये इफेक्टिव भी होते हैं? इंडियन पर्टिकुलर लाइफस्टाइल और मे बी ईटिंग कल्चर आई विल से, जी हमारा जो एक फूड कल्चर है जी, उसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा है, By नंबर 1. उसमें प्रोटीन्स बहुत कम है. जी, जो भी एक वेजिटेरियन होने का एक लोगों को ये रहता है, आई विल से नॉट फैड बट एक उनके सोचने का तरीका रहता है, उसकी वजह से भी प्रोटीन्स उनके बॉडी में बहुत सारे कम है. तो टिपिकली इन दिस टाइम आई थिंक प्रोटीन सप्लीमेंट्स do play a good role, no doubt about it. ओके, It cannot replace all your meals, number 1, but you need protein supplements राइट, because you are not accepting to change your dish, ओके, number 1. नंबर 2, अगर हमारे यहाँ नॉनवेज भी खाए लोग तो हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में मे बी आधा किलो एक आदमी के लिए एक दिन के लिए ठीक रहता है. हमारे यहाँ आधा किलो में 10 लोग खाएंगे, ग्रेवी खाएंगे और पीसेस शायद वैसे ही रहेंगे, बहुत कम खाने वाले रहते हैं. ओके, सो दैट इज हाउ वी ऑल्सो, हमारे यहाँ नॉनवेज कंज्यूमर्स भी बहुत अच्छा कंज्यूम नहीं करते. सो जब बात प्रोटीन की आ रही है तो कितना प्रोटीन रिकमेंडेड है, कितना लेना चाहिए? कोई ऐसा WHO या कुछ ICMR का रिकमेंडेशन है? यस, इट इज 1 gram यस, per kg of weight of the lean mass. Lean mass means क्या? If I am 5 feet height, means 150 centimeters. आइडियली मेरा वेट होना चाहिए 50 प्लस माइनस 10%. करेक्ट, कोई है 160 सेंटीमीटर्स तो 60 प्लस माइनस 10%, करेक्ट, ऐसा वेट होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज द लीन बॉडी मास. Okay. ओके, उसके हिसाब से कोई 120 kgs है तो 120 ग्राम्स पर डे नहीं खाना चाहिए. उसका आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से. हाँ, तो आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से होना चाहिए. ओके, तभी वो
प्रोटीन उनको, और वो भी कैसे होना चाहिए, इन द रेसिपी शुड बी नॉट मेड अनहेल्दी. हम फिश खाते हैं लेकिन फ्राइड ही चाहिए, डीप फ्राइड ही चाहिए, नहीं चलेगा. करेक्ट. लीन प्रोटीन जो है हाँ, वो प्रोटीन होना चाहिए. यस. नाउ प्रोटीन तो हो गया, मतलब एडल्ट्स के लिए 1 ग्राम पर 1 kg बॉडी वेट, Yes. राइट. 60 kg को तो 60 ग्राम. और इंडिया का तो अभी रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत टाइम पहले 80% इंडियंस आर नॉट टेकिंग लेस देन 50% ऑफ देयर रिक्वायरमेंट. 50% भी हम नहीं ले पा रहे हैं. एब्सोल्युटली. तो जैसा आपने बताया प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए. नाउ देयर आर नंबर ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स. एक तो होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, एक होता है वे आइसोलेट, और एक होता है सोया. तो मैं पूछना चाहूंगा जो सोया बेस्ड प्रोटीन होता है, इज इट सेफ और उसके कुछ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? I will say every protein carries its own good values for sure. ओके. Okay. You should make changes. ओके. You should Change make कर देना. हाँ, मे बी एक हफ्ते के लिए आप एक चीज ले लो, अगले हफ्ते बदलो, अगले हफ्ते और बदलो. Okay. That is where the same thing which we tell to them about the oils. करेक्ट. यस. ये लोग पूछते हैं कौन सा ऑयल अच्छा है. कौन सा भी ऑयल परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप उसको बदलते रहो. राइट. लेकिन क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है. ओके. अगर आप बोलोगे कि नहीं, लोग बोलते हैं साइंस सेज ऑलिव ऑयल इज गुड, तो चलो मैं अभी आज 1 लीटर ही ले लेता हूँ, नहीं चलता वैसे. नहीं. सो द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड वी हैव टू फ्रीक्वेंटली मेक द चेंजेस. दिस इज Correct. वेरी इम्पोर्टेंट थिंग. The second part is as far as the protein intake is concerned, soy is blamed for little bit higher estrogen, Estrogen, yeah. and whether the boys with heavy chest, that is gynecomastia, should take it or not. और थायराइड. Thyroid, yeah. if the girls with heavy breasts, should they take it or not, or people with cancer Yes. predisposition in the family should take or not. There are multiple things around it, ओके. but if we keep on changing the things and not stick to one regime, ओके. I think you can have advantages of everything. Again, quantity matters. ओके. सो प्रोटीन सप्लीमेंट ऐसे सप्लीमेंट का मतलब होता है सप्लीमेंट काम कर रहा है, रिप्लेसमेंट नहीं है. मेन खाने का रिप्लेसमेंट नहीं है. मेन जो हेल्दी घर की डाइट है वो लेते हुए लेट्स एग्जाम्पल 20-30 ग्राम हम यूज कर सकते हैं. ग्रेट. अब मैं पूछना चाहूँगा ऑयल्स, राइट, बिकॉज हम हेल्थ की बात कर रहे हैं ओबेसिटी में. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द टॉप 3 कुकिंग ऑयल्स आपको लगता है टॉप जो हमें कंज्यूम करना चाहिए? और हमारे देश में तो घी बहुत पहले से कंज्यूम किया जाता, लेकिन घी को बदनाम किया गया, राइट? तो आपके हिसाब से बीइंग अ डॉक्टर व्हाट यू थिंक अबाउट घी? See, ghee is one of the very good fats, ग्रेट. we must say. But if you start frying it, you are converting into trans fat, Trans. which is bad. So, olive oil, ghee, the oil made up from the nuts, यस. these are the oils which are good, but we should not. Coconut oil, एक्सट्रीमली वेल. it is one of the very strong omega-3 fatty acids. Right. Okay, so these are 4 good oils, but at the same time, if we try them frying, deep frying, राइट. if we repeatedly frying, then we are actually killing the good properties and eating only the nonsense part of it, that is damaging fat, which is trans fats. शायद इसीलिए पहले हमारे घरों में दादा दादी दाल में ऊपर से डालते थे. हाँ, खाने का जो कल्चर था हमारा देश भारत में, Yes. दाल चावल में ऊपर से डाला, प्रोटीन हो गया, कार्ब होगा, फैट भी दे दिया तो एब्जॉर्प्शन कम होगा. yes, तो बड़े इंटेलिजेंट थे हमारे एंसेस्टर्स में. they were far better than us. That is why तरक्की बहुत कर actually ली है, लेकिन अगर देखा जाए उनका जो दिनचर्या था, लाइफस्टाइल थी, शायद वो इसीलिए ज्यादा जीते थे, ज्यादा हेल्दी थे. मुझे लगता है उन्होंने जो कुछ लाइफस्टाइल्स उस हिसाब से किए थे, जी. उनके हिसाब से, जी. दैट इज द रीजन वी आर स्टिल अलाइव एंड द ह्यूमन रेस इज कंटिन्यूइंग. राइट. वो हमारे जैसा अगर बिहेवियर करते थे तो शायद हम इतना ज्यादा रेशियल प्रोग्रेशन होता भी नहीं था. करेक्ट. सो मे बी अबाउट ऑलिव ऑयल ऑल्सो आई टेल यू सम इंटरेस्टिंग थिंग. मेरे पास बहुत सारे फैमिलीज आते हैं, अल्ट्रा रिच, मतलब दे फ्री, मतलब पैसा बहुत है. families, and not only that, they're intellectually also at a good level. लेकिन वो बोलते क्या है,
हम ना सब कुछ ऑलिव ऑयल में बनाते हैं। क्या? हम बोलते हैं ऑलिव ऑयल वैसे फ्राई करके यूज करने की चीज है नहीं। इट्स नॉट रिकमेंडेड सौते या कुछ भी ऊपर से डालने के लिए। You should put it over and above whatever Yes, you are eating. Okay. Correct. And that too in a certain quantity only. करेक्ट। Good things done at a large quantity beyond limits turn themselves into bad things very fast. राइट राइट। So अति these are- सर्वत्र वर्जिते, Absolutely. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मतलब इवन अच्छी चीज भी ये ज्यादा करेंगे तो नुकसान पहुंचाने वाली है। अब वेरी ट्रू। इसी बहाने में एक चीज बताऊंगी, बहुत सारी जो सेलिब्रिटी डाइटिशियंस होगी और मे बी दोज हु वांट टू बी कॉल्ड एज कोचेस एट टाइम्स, व्हाट दे डू इज वो लोगों को बोलते हैं हमारे एंसेस्टर्स ने जो भी किया ना वो बहुत अच्छा किया, हमने वो फॉलो ही करना चाहिए। तो मेरा उनके लिए एक कहना है, उनका जो हार्डवर्क था ना वो फॉलो करो तो उनका खाना फॉलो करो। एग्जैक्टली। वो लड्डू खाते थे ना तो तुम भी लड्डू खाओ, राइट। नॉट बैड। बट वो लड्डू कब खाते थे? पूरे साल में एक बार दिवाली में। यस। हम रोज खाएंगे चलेगा? नहीं। वो एक्सरसाइज क्या करते थे? पानी निकालना पड़ता था, पानी मतनी टोकरी खेत में जाना पड़ता था। यू हैव टू डू फिजिकल हेवी एक्टिविटी, करेक्ट। तभी उनका हक बनता था वो चीज Right. खाने का। तब वो रिवॉर्ड लेते थे वो। हाँ, अब हम हक जताना चाहते हैं लेकिन उसके पीछे वाला हम बैकग्राउंड एक्टिविटी करना नहीं चाहते। सो आई थिंक दे वेर वेरी literate people and intelligent people, whatever could match their lifestyle राइट। in terms of activity they brought in. Now we have to make some changes as per our changing lifestyle. करेक्ट करेक्ट, ग्रेट। सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमने बहुत सारी बातें की, फाइनली मैं जानना चाहूँगा मैम कि अगर किसी को अपना वेट लॉस फैट लॉस करना है, सो बीइंग ए डॉक्टर व्हाट काइंड ऑफ रूटीन और लाइफस्टाइल ही और शी शुड फॉलो? घर पे ही रह के अगर इस पॉडकास्ट को देख रहा है और आपके गाइडेंस को फॉलो करके वो मतलब महीने का 3 से 5 किलो वजन कम हो सकता है मैम, अगर सही तरीके से डाइट सही तरीके से लाइफस्टाइल फॉलो की जाए? It is मैं चाहूंगा ये मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए। It is possible. We have to remember one thing. जी। हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करने के लिए जी। सोचो मत कि आज का दिन अच्छा है क्या। हाँ। All days are good days. Right. Okay. Even if you are underweight, normal weight, overweight, obese, still healthy lifestyle का कोई replacement नहीं है जिंदगी में। Number 1. Healthy lifestyle में क्या आता है? Enough sleep of good quality, ग्रेट। undisturbed. Okay. It cannot be दोपहर में 4 घंटा और रात में 4 घंटा. It has to be salug राइट। in continuity and good quality. That is important. And the times are also very important. यस। So if you sleep, particularly don't miss the period between 12 to 5. I will say 11 to 5. I will say. Right. वो मिस मत करो। आगे पीछे कैसा एक्सटेंशन करना वो तुम देख लो खुद के हिसाब से। जी। Number 1. Number 2 is good physical activity is a mandatory thing. Body is meant for usage. God has not given us even single organ which should not be used. राइट। Use it, then it will stay with you. राइट। If you don't use it, it will not stay with you. Number 2, physical activity, one regular fixed time. I will not say सुबह ही करो शाम में ही करो, जो तुमको होता है वो करो, आज सुबह करो कल शाम में करो वो भी चलेगा, but that particular dedicated time is important. यस। Okay, because that is undisturbed. करेक्ट। You're doing it in continuity. Consistency. Yeah. Number 2 is physical activity. आज जो हमने शुरू किया, समझो आज मैं सूर्य नमस्कार योगासना कर रही हूँ, 20 किया मैंने आज, तो बॉडी इज वेरी स्मार्ट, इट गेट्स अडॉप्टेड। यस। तो मुझे महीने के बाद 2 ऐड करना चाहिए, उसमें वेरिएशन लाना चाहिए। वेरिएशन लाना हाँ, चाहिए। बॉडी गेट्स बोर्ड विद द सेम थिंग्स। एब्सोल्युटली। body stops responding to the same things. So you have to make the adaptations and change the things. Right. Okay, keeping that particular 1 hour for the day in regular physical activity. Throughout the day also keep on doing many activities राइट। that will keep your brain sharp, as well as the calf muscles and the thighs, which are called as peripheral hearts. यस। They also need pumping through the day.
Right. Everything needs pumping. You do this and you find yourself better. Yes. You do many activities and you find that your energies are better. Yes. So keep on using the muscles in whatever ways you can. Right. Okay. Number 3. The other part is about the diets. Try to understand what is in the best control of you. Maybe before leaving the home in the morning, breakfast can be in the best control of you. Make it most healthy. Right. Lunch, which is certainly many working people get the tiffins. Yeah. तो उसको भी आप एक अच्छी तरह से बनाओ दिमाग में कि मुझे कैसा करना है. Okay. The evening times are bad for many. Right. They just want to, वो सब बोलते हैं वो 24 घंटे का ज्ञान 6-7 बजे खत्म हो जाता है इवनिंग में. Okay. Yes. And they just want to jump on the things. One typical thing we have to understand that we get little bit of salt deprivation at that time. Okay. Yes. Yes. Throughout the day, there is a depletion of salt and water in the body, and that is where something which is little salty, little crunchy, Yes. Yes. is what we want. नमकीन कुछ ऐसा कुछ Yes. ऐसा खाने का मन तो करता है. एक्चुअली कुछ मीठा हो जाए ये रात को होता है बहुत लोगों के लिए, Yes. लेकिन कुछ नमकीन 5 हो जाए बजे, 6 बजे के ये आसपास. इवनिंग में हो जाता है. Okay. So try to understand your body's demand and accordingly keep the healthy part in front of you. मखाना हो सकता है, भुने चने हाँ. हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, समथिंग. तुम्हें गावा थोड़ा सा नमक लगा के खा सकते हो, एक आधा कुकुम्बर खा सकते हो. वेरी नाइस. Nice. So this is something which can make you feel good. ओके. 2 टोमेटो खा सकते हो, राइट. but you have to make the choices. कॉन्शियस अवेयरनेस चॉइस. हाँ, तो थोड़ा सा, और उसको भी आप एक मोनोटोनस मत करो. See, we are finally living one life. We want to enjoy also. राइट. So we can't keep it like सेम थिंग एवरी. typically like a machine. So all those things we need to understand. Okay. And the dinner should be lighter, but it should not be like very less and then midnight craving ओके. and नींद नहीं आती. इस मोड में मत जाओ. राइट. So I think regulate your, try to find out your hunger pattern. Whatever is in your best control, try to make it best. करेक्ट. And बाकी की जो चीजें हैं, small frequent eating is something which our digestive system is comfortable with. ओके. Not heavy loads, because heavy loads will give you lot of insulin spiking, राइट. and that will linger in the body for a long time. Sugar comes down very fast, insulin doesn't come down fast. ओके. So that insulin spike will stay with you and keep on giving you foods and thoughts about it. ओके. So typically we have to be aware of that. ऑलराइट. सो मतलब जनरली अगर देखा जाए तो ब्रेकफास्ट, लंच, 3 meals आर मोर देन सफिशिएंट फॉर अ पर्सन हु इज लिविंग ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वर्किंग प्रोफेशनल. More than sufficient. लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है मैम. द पीपल दोज हु आर ईटिंग एवरी 2 hours, राइट, एंड बीइंग अ डायबिटिक, उनको जब भी खाएंगे, जब भी ईट करेंगे इंसुलिन स्पाइक जाएगा, फिर और ज़्यादा क्रेविंग्स बढ़ेगी. तो लगता है कि अगर वो दिन में 3 meals अगर प्रॉपर टाइम पे ले रहे हैं, इट्स मोर देन सफिशिएंट रादर देन टेकिंग हर 2 घंटे पे मील लेना चाहिए. तो हम वही बोलते हैं, small frequent meals means not 2 hourly. ओके. 1 hourly you drink something ओके. which is non-sugary, not heavy salty. राइट. Okay, replenish your water and electrolytes. ओके. That will also kill your false hunger. यस यस यस. Okay. Many times we have our good amount of water and we feel good. राइट. Then we don't jump on the food. करेक्ट. So 3 meals is a good idea. राइट. Knowing your body and accordingly get the plans. We give patients typical 3 tables, you can say. राइट. Good, bad, ugly. ओके. Good is something you consume 80% of the times. राइट. More than 80% is a good idea. Bad, few times once in a week or something like that. राइट. And ugly will be like occasional only. Rarest. हाँ. Once in blue moon. So that is something which, that orientation you should take in yourself Okay. to make it better. Right. So, ओबेसिटी, डाइट, सब कुछ के बारे में जाना. अब मैं आपके कोर स्पेशलिटी पे आना चाहता हूँ कि लोगों ने डाइट भी कर ली, करेले का जूस, मॉर्निंग वॉक, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मैम अब हमारा वजन कम नहीं हो रहा है, एक्सट्रीम ओबेस हैं, कोर मॉर्बिड कंडीशंस हैं. तो हेयर कम्स द रोल ऑफ सर्जरी, जिसकी आप स्पेशलिस्ट हैं इंडिया की जानी मानी, तो बेरेटिक सर्जरी. तो ये
बेरिएट्रिक सर्जरी होती क्या है, राइट, कितने तरह की होती है, और थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. एंड who is the right candidate for this bariatric surgery? Not everyone, but there has to be certain criteria. So I would like to have your views on that. So I will give you example of cancer maybe, because many people are aware of that Exactly. disease today. Okay. So there is stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Perfect. Stage 1 में आता है certain level of treatments. Right. जो stage 2 में काफी नहीं है तो कुछ एड ऑन हो जाता है. जी. स्टेज 3 में वो काफी नहीं है, इसलिए सर्जरी आ गई. Right. स्टेज 4 में सर्जरी होनी है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थोड़ा कंट्रोल करके फिर सर्जरी को फिट हो जाता है पेशेंट. Right. ओके, सो वी हैव टू स्टेज द डिसीज फर्स्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेजिंग इज 1 BMI Yeah. is the first parameter in staging. Second parameter is disease pattern and the load of diseases. Okay. Comorbidity is what we call it as. Yes. Third parameter is patient's quality of life and daily what they are facing. Right. Like acidity will not be called as a major disease, but it is the problem with them. PCOD, hypothyroidism, inability to walk. So all these things come in the quality of life. So we should study all these things and then classify the patient. In the stage 1, which comes under the BMI of 30, Okay. diets and exercises work very well, no doubt about it. After, if they have diseases, then we can supplement with the medicines like diabetes के लिए medicine, BP के लिए medicine. But good diet and exercise is लाइफस्टाइल very कंट्रोल important. से बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता कंट्रोल हो सकता है. Right. क्योंकि सिस्टम अभी बहुत टेढ़ी नहीं हो चुके हैं. है. करेक्ट. ओके, जैसे ही BMI 30 के आगे जाना शुरू हो जाता है, अप टू द BMI of 35, Yes. सिस्टम बहुत सारी टेढ़ी होना शुरू हो जाता है. जी. So in this phase, some medicines can work. Some, of course, the diet, exercise remain as the mainstay, but some medicines can help the patient in a good way Okay. if the disease load is not heavy. Right. After the BMI of 35, then patient's body's metabolic system becomes adamant. And it is not very easy to, the flexibility, elasticity of the metabolic system is not very good that time. Right. That is where the operations come, Okay. because the operations tackle the digestive system, stomach, small intestine. It is the game of this. Okay. The game changers are the enzymes which come from the gut. Okay. So if the gut enzymes are normal, then people will lead a normal life. When they start becoming bad, they will start with all the diseases, metabolic diseases and obesity. Right. Now we have to identify the pattern and change the imbalance to the better balance. Okay. This is how we operate on the patients. Mainly the operations are focused on the stomach and the small intestine. Okay. Nearly 19 various types of operations exist in the world today. Okay. But mota, there are 3 categories. Okay. One is restriction. So like put a band around the stomach Okay. so that you get early satiety. You I just like it. This is a stomach. हाँ. This is a size, and you will reduce the size. we will put a band around. Band. Okay. Elastic band. हाँ, elastic band. Okay. Silastic band होता है. तो उसका हो जाता है hourglass. Okay. Stomach का. Okay. Now stomach is not like a big organ. It comes like this. Okay. This hourglass pattern will help them eat less. आप जगह ही कम बची, खा ही नहीं पाओगे आप. नहीं, eat less and better satiety. Okay. Okay. इसके लिए this is one type of restriction procedures. Okay. The other types comes where we cut a part of stomach. Okay. Okay. The third type comes where we attach a small intestinal loop to the stomach. Okay. So typically people think कि ये किया तो mechanically ऐसा होगा, ये किया तो ऐसा होगा. It is not that. It is lot of thought given behind it. Okay. At certain level, we want to induce certain enzyme secretion. Certain enzyme production we want to reduce. Okay. So now science has identified the areas. कि कहाँ से हमारी helping system आ रही है, कहाँ से हमारी resistance आ रही है, and accordingly then we change the pathways, modulate the design of the gut. Right. Okay. So these are the operations done with the laparoscopy.
So fortunately, the operations which would need 40-45 stitches, maybe 30-35 years back, now need only 4 stitches. This for the probes on. Yeah. Okay. So patient stays in the hospital for 3 to 5 days maximum. Patient can be back to office after discharge within 24 hours. Okay. Patients can travel. I'll tell you, my patients have drove their vehicles from Pune to Nagpur, from Pune to Belgaum after surgery themselves. Right. Patients who want to work from home or are fond of that, on the same evening of operation are working from the home. Okay. Inside the hospital, but then work from their own place. So something like this, the technology has helped us quite a lot in getting the Faster recovery. Yes. Ease and faster recovery. Lesser complications. Lesser complications. And it is not about making the stomach small. It is about making the stomach come out of that bad enzyme secretions Okay. and making the better enzyme work more efficiently than the bad enzymes. Okay. It is about the enzymes, gut peptides, what we call it as. Okay. Okay. So there are nearly 30-35 gut peptides which get modulated after the operation. Okay. Okay. Some people may think that, many people, they think that हमको कम खाने के लिए ये किया है. I'll tell you one thing. There are people, there are centuries back, like I told you about Charak, Yes. who knew that obese people live less than others. Right. Obese people have poor quality of health and they need treatment. This is what he had understood. Those were the times when many people started wiring the jaws Okay. so that people won't eat. People did not lose obesity, but they died because of the nutrient deficiencies. Water, electrolyte and nutritional deficiencies से वो मर गए, लेकिन obesity गई नहीं उनकी. Right. So that is not the way how science looks at it. Okay. We don't want to make the people starve. We want to take the tissue out of starvation, clean the passage, which is guarded by the enzymes. Correct. So you get the good caloric nutrition to the cell. Automatically your load comes down, your strength goes up, and this is how the operations work. Okay. So is there any side effect or complications और कोई कॉन्ट्राडिक्शन है बैरिएट्रिक सर्जरी के? जैसे कोई डायबिटिक है, ऑलरेडी डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट में सर्जरी मना किया जाता है. एक्सट्रीम डायबिटिक, एक्सट्रीम ओबीस, मे बी हाइपरटेंशन भी हो सकता है. इस केसेस में आपने कुछ केस किए हैं बैरिएट्रिक सर्जरी? Yes. Most of our patients will have either the known diseases or the hidden diseases. Okay. We have to find them out. We have to work on it, and then we have to control the disease and then take the patient for operation. Okay. This operation is known as the best diabetes reversal Okay. modality in the world. Right. So in fact, I would like to share with you that me and my team have done the fundamental research in this project of diabetes reversal Through bariatric through the bariatric surgery, Okay. using the gut peptide, modulating the gut peptide system. And we received in 2017 the Best Innovation Award from the American Diabetic Association. Oh, that's great. So for the first time in the history, Yeah. Diabetic Association recognized surgery as something which can really deal with the disease in a very powerful, efficient way. very powerful and profound. Congratulations, ma'am. Yes. So it's really Thank you. proud like the doctor like you are from India, right? ये इंडिया के लिए बड़े गर्व की बात है, and it's a proud moment for us also that you are there in this podcast. Now, what kind of lifestyle people should follow after bariatric surgery? क्या वो बिंदास पहले जैसी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, बर्गर पिज्जा सब कुछ खा पी सकते हैं, या उनके लिए एक कंट्रोल में और सब मतलब सिस्टमैटिक तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं? नहीं तो भाई सर्जरी हो गई, अब तो मैं कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी एंजॉय करूंगा. Yes. This is a very common question. Yes. Okay. Because people who feel they are foodie want to have the same lifestyle later. Exactly. But let me tell you, पहले उनके साथ बॉडी थी, उसका डिमांड ही अलग था, उसका मैकेनिस्टिक ही अलग था. Okay.
अब हमने आपके हाथ में दी है बॉडी, ओके जिसका एफिशिएंसी टू यूटिलाइज द कैलोरीज बेटर, ओके जिसका डिमांड अलग हो चुका है, जिसको एक आया हुआ कैलोरी स्टेबिलिटी लेवल पे मिल रहा है एज द न्यूट्रिशन. सो बॉडी स्टार्वेशन सिग्नल लिटरली गोज डाउन ड्रास्टिकली. दे अंडरस्टैंड मुझे अभी क्रेविंग नहीं है, मुझे इतना समोसा नहीं चाहिए, मैं इतना खा के खुश हूँ. ओके See why the operations work. Okay, this is known as the best outcome treatment for obesity and the correlated diseases. राइट Why? Because it works via the system which is inducing the abnormal hunger. Now that is down. So patients understand कि कल तक मैं 3 रोटी खा के मुझे अच्छा लग रहा था, 2 खा के अच्छा लग रहा था, आज मैं आधा खा के खुश हूँ. तो पेशेंट्स फील दैट ओके आई एम डीबर्डन्ड ऑफ द क्रेविंग. मैं इससे बहुत झगड़ा कर रहा था लेकिन Fight चल अभी वो मेरे से चला गया है. दैट इज हाउ द ऑपरेशंस वर्क. आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ सम पीपल वेयर रिलेटिव्स ने मुझे बोला था, ये रिलेटिव्स के साथ बात होती है, फैमिली के साथ बात होती है, तो रिलेटिव्स ने मुझे बोला था कि मैडम मैं बताता हूँ ये चलेगी नहीं, ये अभी तक जिंदगी में 15 मिनट से आगे चली नहीं है, ये चलेगी नहीं, फेल हो गया ऑपरेशन तो आप जिम्मेदार हो. मैंने बोला ठीक है, हम इस लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं कि उनको चलना चाहिए, ये उनको समझा दिया है, एंड लेट अस लुक एट द सिचुएशन. आई विल टेल यू, आई हैव माई पेशेंट्स जो पहले जिंदगी में 15 मिनट से ज्यादा चल नहीं पा रहे थे. देयर इज अ डिफरेंस. उनका कहना है चले नहीं है, मैं बोल रही हूँ चल नहीं पा रहे हैं. नाउ उनको स्कल्प किया, उनका सब जो भी था, बीमारी, ओबेसिटी, लोड ऑफ कैलोरी, अंडर यूटिलिटी, न्यूट्रिशनली गेटिंग बेटर, ये सब जब चल रहा है ना, तो लोग मुझे बोलते हैं मैं यहाँ से वहाँ चौक में स्कूटर से जा रहा था, अभी मैं 3-4 किलोमीटर चल के जाता हूँ. क्या बात. खुद उनके पीछे कोई नहीं है रिंग मास्टर. राइट राइट. So I think this is how the things change. So lifestyle changes are important. We make the patient understand कि अभी आपका बॉडी अलग होने वाला है, जो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल में रहने के लिए बहुत अच्छा मदद करेगा, सपोर्ट करेगा, लेकिन आप उसको रेसिप्रोकेट करो. और लोग करते हैं बिकॉज दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं अभी बच्चा हो गया हूँ, मैं अभी कूद सकता हूँ. करेक्ट. एनी सेलिब्रिटी केस यू हैंडल, राइट? लगभग कितने सर्जरी अभी तक कर चुके हैं, मतलब वेट लॉस पे या बेरेटिक सर्जरी? See, since 2003 I started with obesity surgeries, and maybe I have crossed something like 12,000 or some operations. 12,000 surgeries till date. Yes, because actually not only at my center, I used to be a mentor for many centers in India. Across the world also I operated at many places, and so I think the total count goes somewhere above 12,000 surgeries in this particular obesity field. Many celebrities, many big people who trusted the science, who came, discussed, opted for it, and many who never needed surgery but other treatments in terms of our behavioral things or some medications at some times. So मैम, जैसा आपने बताया बेरेटिक सर्जरी एक बहुत पावरफुल टूल है और एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम नॉट ओनली डायबिटीज, बीपी और ओबेसिटी, बहुत सारे तमाम सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को हम टेक केयर कर सकते हैं इन हेल्दीएस्ट एंड सेफेस्ट वे. और आपने इंडिया के टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज़, और उनमें कुछ लोगों का नाम आता है जैसे CM ऑफ आवर महाराष्ट्र डॉक्टर देवेंद्र फडणवीस, पाटिल सर को भी आपने ट्रीटमेंट किया. सो कैसा एक्सपीरियंस रहा जब इस तरह के लोग आपके पास आते हैं? हाउ इज देयर जर्नी? अभी कैसा है उनका रिस्पॉन्स? 2003 से जब हमने ओबेसिटी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, मेटाबॉलिक साइंसेस, इसमें काम करना शुरू किया, तब से आज तक नियरली 12,000 प्लस पेशेंट पे ऑपरेशंस किए हैं पेडियाट्रिक सर्जरी के. ऑलमोस्ट आई कैन से more than 1 lakh of families we have treated. Obviously not everybody needed operation, लेकिन इसमें बहुत सारे जाने माने हस्तियां, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि महाराष्ट्र के CM मिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस, और शिक्षण महर्षि जिनको बोला जाता है, पद्मश्री डॉक्टर DY पाटिल सर, इन लोगों का भी ट्रीटमेंट करने का अपॉर्चुनिटी हमें मिला.
व्हाट आई फाउंड इज ये लोग बहुत स्टूडियस है, बहुत सिंसियर है, हेल्थ की तरफ बहुत जागरूक है, और उनको पता है कि योर जॉब, योर करियर lasts much lesser than the length of your health and life. राइट. Okay. So ये चीज अगर हमने मायने रखी कि हमने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, सो दैट आवर परफॉर्मेंसेस एंड प्रोडक्टिविटी इज बेस्ट. राइट. तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि जानी मानी हस्तियाँ जो है वो इस तरीके से इसको देखती हैं कि मुझे फिट रहना है, मुझे क्वालिटी प्रोडक्शन देना है, लेंथ ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए. हम सब लोगों ने यही सोचने की जरूरत है. करेक्ट. सो that was a very good experience, good hand holding in terms of sincerity अच्छी है, accountability इन लोगों की बहुत अच्छी है. राइट. कि एक बार कुछ चीजें बता दिए तो फिर ये अच्छी तरह से फॉलो करते हैं. राइट. ग्रेट. सो मैम बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा, बहुत कुछ जाना. आप सभी ऑडियंस ने भी बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की होंगी डायबिटीज़ के बारे में, ओबेसिटी के बारे में, और ये कितना बड़ा साइंस है, कोई जेनरिक फैट डाइट नहीं है कि आप कुछ भी करके अपना वेट लॉस फैट लॉस कर सकते हैं. तो लास्ट में एक जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूँगा हमारे ऑडियंस के लिए. बीइंग ए डॉक्टर, ऐसा क्या टिप है या मैसेज है जिसको फॉलो करके लोग हेल्दी और हैप्पी लाइफ को लीड कर सकते हैं बीइंग ए डॉक्टर? So joy, peace and health should be our ultimate goal Right. for living, for sure. तो उसमें मैं बोलूँगी कि इन्वेस्ट करो अपने हेल्थ में, साइंटिफिकली एंड विथ अ कॉन्शियस माइंड. राइट. Health, make it your choice so that you can enjoy many things that life can offer to you. ग्रेट. ग्रेट. हमारे देश में बोला जाता है पहला सुख निरोगी काया. Yes. हम बड़े घरों में, गाड़ियों में, लग्जरीज में करोड़ों रुपए डाल देते हैं, लेकिन हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं. यही वो बॉडी है जो लास्ट तक, आखिरी सांस तक हमारा साथ देने वाली है. Actually. Great, great. So it was an amazing interaction, ma'am. Thank you so very much for taking your valuable time on this podcast. Thank you so very much, ma'am. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you.